इस वीडियो में अपन बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। ठीक है, तो अगर अपने पास क्या है, वाइट लाइट है। अगर अपने पास क्या है, वाइट लाइट है, तो वाइट लाइट का मतलब क्या हुआ आपका कि वाइट लाइट अगर आपके पास है, अगर उसको अपन क्या करें, किसी बॉडी से पास कराएं। वाइट लाइट को अगर वाइट लाइट किसी बॉडी पे स्ट्राइक कर रही है, तो अपन बोलते हैं कि भाई अपने को 3 फिनोमेना देखने को मिल सकता है कि भाई या तो क्या करेगा, वो बॉडी उन लाइट को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, या क्या करेगा, उन्हीं लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, या बात करेंगे अपन ट्रांसमिशन की बात करेंगे। ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ, आपकी बॉडी के आर पार चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसी में अपन बोलते हैं कि भाई जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के वजह से अपने को क्या मिलेगा, कलर देखने को अपने पास मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई अपन बात करें, कोई भी इंसान रहेगा या कोई भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि भाई अपन बोलते हैं इसका कलर रेड है, इसका कलर ग्रीन है, इसका कलर ब्लू है। ये किसकी वजह से होगा कि ये आपका वजह होगा, इसका रीजन होगा आपका रिफ्लेक्शन। इसका रीजन क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा। तो ये वाला कंसेप्ट सब लोगों को पता चला कि वाइट लाइट को अगर आप किसी बॉडी पे स्ट्राइक कराते हो तो बॉडी 3 चीज़ करेगी, या तो उस वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, या उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, या क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसमिशन रहेगा। ट्रांसमिशन का मतलब वो वाइट लाइट बॉडी के क्या हो जाएगा, आर पार चला जाएगा। पहली बात क्लियर हुई सब लोगों के? ठीक है, इसके बाद बात आती है नेक्स्ट चीज़ कि अगर अपन किसी भी बॉडी को हीट करते हैं, ये आपका क्या रहेगा, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा कि अगर किसी भी बॉडी को अगर अपन क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी बॉडी को हीट कर रहे हो, तो हीट करने से होगा क्या कि आपका बॉडी, जो भी बॉडी की आप बात कर रहे हो, वो डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन रिलीज़ करेगा। बॉडी क्या करेगा, डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। डिफरेंट वेवलेंथ मतलब क्या हुआ आपका कि भाई आपका जो अपन ने बोला था ना, याद करो, कुछ लोगों ने पूछा था कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में कैसे जाता है, तो अपन ने बोला था या तो फोटोन स्ट्राइक करेगा, या अपन बॉडी को क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो बॉडी को अगर आप हीट करते हो तो होगा क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपने को क्या मिलेगा, वेवलेंथ मिलेगा, या बोलोगे कि बॉडी डिफरेंट वेवलेंथ क्या करेगा, इमिट करेगा। और इनका वेवलेंथ क्या होगा आपका, 0 to इन्फिनिटी। इनका वेवलेंथ क्या होगा, जो बॉडी डिफरेंट वेवलेंथ इमिट करेगा, उनका वैल्यू क्या होगा, आपका वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा, 0 to इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं है। बट एक और चीज़ ध्यान रखना कि भाई जब भी अमाउंट की बात आएगी, आप किसकी बात करोगे, अमाउंट की बात करोगे, तो वो डिफरेंट होगा कि भाई 0 और इन्फिनिटी का हो सकता है कि भाई अमाउंट क्या हो, कम हो, 600 700 का वैल्यू क्या हो, थोड़ा ज़्यादा हो, 800 का वैल्यू 600 से हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा हो। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आप किसी बॉडी को हीट करते हो तो बॉडी क्या करेगा, डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन क्या करेगा, इमिट करेगा, और उनकी वेवलेंथ क्या होगी, 0 to इन्फिनिटी। और इसमें एक और चीज़ क्या बोलते हैं अपन कि जो भी अमाउंट की बात करेंगे, कि भाई जो वेवलेंथ की बात करते हैं, अमाउंट क्या बोलते हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्या होगा, आपका वेवलेंथ रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो अगर अपन क्या करें, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ प्लॉट करें। अगर अपन क्या करें, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ प्लॉट करें, तो अपने को कुछ ऐसा कर्व देखने को मिलता है। अगर अपन किसकी बात करें, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें, तो अपने को ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिलता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या बात कर ली अपन ने, इंटेंसिटी। एक्स एक्सिस पे अपन ने किसकी बात कर दी, वेवलेंथ की। तो जो अपन ने बोला था ना कि भाई कोई भी बॉडी है डिफरेंट, अगर बॉडी को हीट करोगे तो डिफरेंट आपका फोटोन रिलीज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वेवलेंथ क्या बोला अपन ने, 0 to इन्फिनिटी। एग्जैक्ट 0 वाला कोई फोटोन होगा क्या आपके पास, नहीं। एग्जैक्ट इन्फिनिटी तो कुछ रहता ही नहीं है। तो इस मतलब ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की बात कर रहे हैं।
तो अपने को क्या मिला कि भाई इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी की बात की, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया। जो अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी बात की थी, वहाँ पे भी इंटेंसिटी का मतलब था नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया। अलग अलग इंटेंसिटी का डेफिनेशन है, पर जब भी फोटो इलेक्ट्रिक की बात करोगे तब इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखने के बाद अपने को अगर इस ग्राफ को अगर अपन ऑब्जर्व करें तो अपने को एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मिला जहाँ पे इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वहाँ पे इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ को बोलेंगे अपन लैम्डा मैक्स। इस पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या बोलेंगे अपन, लैम्डा मैक्स। कोई दिक्कत नहीं है। और जो अपने को किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मटेरियल का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसका कलर जो भी दिखता है वो उसका रीजन क्या होगा आपका, लैम्डा मैक्स। उसका रीजन क्या होगा आपका, लैम्डा मैक्स। कि भाई जो भी कलर होगा उसका रीजन क्या होगा आपका, लैम्डा मैक्स। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई उसका रीजन लैम्डा मैक्स हुआ। मान लीजिए आपके पास क्या है, अपन बात करें आयरन रॉड है। अगर अपने पास क्या है, आयरन रॉड है, और अगर आप आयरन रॉड को क्या करते हो, हीट करते हो। आयरन रॉड को क्या करते हैं अपन, हीट करते हैं। तो बताइए क्या रहेगा कि भाई थोड़ी देर बाद में अगर अपन देखें तो यही आयरन रॉड क्या हो जाएगा आपका, कि आपका नॉर्मल आयरन रॉड था, उसका कलर क्या हो जाएगा आपका, रेड हो जाएगा। अगर आपने देखा है कि रॉड को हीट करोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। और अगर आप और हीट करोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा आपका, ब्लू कलर का होगा। नॉर्मल देखा होगा सब लोगों ने कि भाई आयरन रॉड को अगर हीट करते हो तो इनिशियली कलर क्या होगा, रेड होगा, उसके बाद में कलर क्या हो जाएगा आपका, ब्लू कलर का हो जाएगा। और इसका रीजन क्या हुआ, इसका रीजन रहेगा आपका लैम्डा मैक्स। इसका रीजन क्या होगा आपका, लैम्डा मैक्स रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई सब लोगों को कि भाई आपके पास जो भी कलर मिलेगा वो अपने को मिलेगा लैम्डा मैक्स की वजह से। या बेटर रहेगा इसी सेंटेंस को ये भी बोल सकते हो कि जो भी लैम्डा मैक्स की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कलर होगा वही अपने को देखने को मिलेगा। वही अपने को देखने को क्या रहेगा, मिलेगा। कि भाई लैम्डा मैक्स का कलर अगर ग्रीन आ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का कलर क्या होगा आपका, ग्रीन होगा। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, वही ऑब्जेक्ट डिफरेंट फोटोन रिलीज कर रहा है, बट आपको कौन सा फोटोन दिखेगा, जो नंबर, जिसके नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा होंगे, और उसी के करस्पॉन्डिंग अपन क्या बात करेंगे, कलर की बात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, कि अगर रियल लाइफ की बात करें कि भाई इसका यूज़ कहाँ पे रहता है, तो आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा कि स्टार्स वगैरह जो रहते हैं उनके टेम्परेचर की बात करें, स्टार्स वगैरह अगर होते हैं, स्टार वगैरह की बात करें तो उनके टेम्परेचर आप किसकी हेल्प से बताते हैं अपन, लैम्डा मैक्स की हेल्प से। टेम्परेचर क्या करते हैं अपन, लैम्डा मैक्स की हेल्प से बताते हैं। कि भाई अगर आपको लैम्डा मैक्स पता चल गया तो उसके करस्पॉन्डिंग अपन क्या बता देंगे, टेम्परेचर। उसके करस्पॉन्डिंग क्या बता देंगे, टेम्परेचर। आप सिर्फ इतना ही याद रखना कि भाई ये वाला मेथड कहाँ पे यूज़ होता है, स्टार वगैरह का टेम्परेचर डिटरमाइन करने के लिए यूज़ आएगा। अब कैसा क्या रहेगा डिटेल में अपन बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ शॉर्ट में याद रखो कि भाई जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा उसका जो वेवलेंथ होगा वही आपका लैम्डा मैक्स होगा, और जितने ज़्यादा फोटोन होंगे, जिस वेवलेंथ के फोटोन मैक्सिमम होंगे वही कलर अपने को दिखेगा। आई होप ये वाला डायग्राम सब लोगों को क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब अगली बात आती है कि भाई जब अपन बात करेंगे ना, कि भाई नेक्स्ट बात आती है आपके पास कि भाई लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर वाला पार्ट क्लियर हुआ ना, कि भाई इसका यूज़ क्या हुआ, स्टार वगैरह अगर आपके पास जो रहेंगे उनके टेम्परेचर के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, लैम्डा मैक्स वाला मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब उसके बाद आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है कि भाई आप ब्लैक बॉडी किसको बोलते हो। आप क्या बोलोगे, ब्लैक बॉडी किसको बोलते हो। एक्चुअली ये सारी चीज़ें आप फिजिक्स में पढ़ते हो, यहाँ पे सिर्फ आपके पास इंट्रोडक्शन के लिए रहेगा। तो ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि ऐसा
इमेजनरी बॉडी, ऐसा कोई इमेजनरी बॉडी जो क्या करे, ऑल टाइप ऑफ लाइट को अगर आप क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, ऑल टाइप ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, उसको क्या बोलोगे आप, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का मतलब पता चला कि ऐसा हाइपोथेटिकल बॉडी जो आपका ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले, उसी को क्या बोलोगे आप, ब्लैक बॉडी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी भी अपन बोलते हैं कि भाई आपका नॉर्मल बॉडी की तरह बिहेव करेगा, तो अगर उसकी ग्राफ की बात करो, इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ भी क्या रहता है आपके पास, सेम रहता है। और ये कौन सा वैल्यू आ जाएगा आपके पास, लैम्डा मैक्स। ये कौन सा वैल्यू आ जाएगा, लैम्डा मैक्स, या इसको बोल दिया अपन ने लैम्डा 1। ये क्या आ गया, लैम्डा 1। इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या आ गया आपका, T1। इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या आ गया, T1। तो कई बार न्यूमेरिकल भी आते हैं आप लोगों को कि भाई अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर चेंज कर देते हो, आप क्या करते हो, टेम्परेचर चेंज कर देते हो, तो बताइए क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक अभी सिर्फ आप शॉर्ट में एक रिलेशन याद रख लेना कि लैम्डा 1 T1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 T2। इसका डेरिवेशन वगैरह आप कहाँ पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह जब पढ़ोगे तो वहाँ पे फिजिक्स में डिटेल से आपके अलग चैप्टर रहेगा ब्लैक बॉडी। बट यहाँ पे सिर्फ याद रखना लैम्डा 1 T1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 T2। तो यहाँ पे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में रिलेशन पता है, अपने को पता है लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2। अगर लैम्डा 1 का वैल्यू ज़्यादा हुआ तो अपन बोल सकते हैं T2 ग्रेटर देन T1, दैट्स वाई T2 ग्रेटर देन T1। तो अगर केमिस्ट्री के पर्पज से बात करें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में सिर्फ यही ग्राफ के बारे में बात करता है, और वो आपको नॉर्मली पूछेगा T1 और T2 में क्या आपके पास रिलेशन रहेगा। तो अपन बता सकते हैं कि भाई आपका लैम्डा 1 T1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 T2। लैम्डा 1 लैम्डा 2 का रिलेशन पता ही चला कि भाई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपन क्या बता सकते हैं, टेम्परेचर बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अगली बात आती है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करते हैं, ये आपका पार्टिकल नेचर की बात करता है। आपके पास क्या करेगा, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो पूछे कि ऐसा कौन कौन सी थ्योरी रहेगी जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो एक तो क्या आ गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ गया, एक क्या आ गया आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया, और एक और बात किया था अपन ने, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एक और किसकी बात की थी, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो ये तीन चीज़ें आपके पास क्या बताएगा, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। आई होप ये सब चीज़ें आई होप जो जितना बताया वो सब लोगों को क्लियर हुआ कि अगर आप किसी भी बॉडी पे वाइट लाइट अगर आप स्ट्राइक करोगे तो तीन चीज़ें, या तो वो एब्जॉर्ब करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा या क्या ट्रांसमिशन पॉसिबल। ट्रांसमिशन का मतलब आर पार लाइट चला जाएगा। और जो भी अपने को कलर मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, रिफ्लेक्शन की वजह से। जो भी कलर मिलेगा उसका रीजन क्या होगा आपका, रिफ्लेक्शन। फिर अगली बात की थी कि किसी भी बॉडी को हीट करोगे तो क्या होगा, डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन मिलेंगे और उनका वेवलेंथ क्या होगा, 0 to infinity, बट अमाउंट क्या होगा उनका, डिफरेंट रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ में ग्राफ बताया था, और आपको जो भी कलर ऑब्जर्व करेगा वो कहाँ पे रहेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी पे। कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर दिखेगा वो किसकी वजह से, मैक्सिमम इंटेंसिटी, या आप क्या बोल सकते हो, लैम्डा मैक्स। क्लियर हुआ। एप्लीकेशन क्या हुआ कि जो भी स्टार्स वगैरह का टेम्परेचर डिटरमाइन करते हैं वो इसी मेथड से अपन बताते हैं, ठीक है। फिर अपन ने T1 T2 का रिलेशन लिखा था। फिर कोई बोले कि भाई ब्लैक बॉडी का मतलब क्या हुआ, ऐसा इमेजिनरी बॉडी जो ऑल टाइप्स ऑफ लाइट को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, उसी को क्या बोलते हैं अपन, ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी थ्योरी क्या करेगा आपका, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
या डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। क्या रहेगा? ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। कि भाई स्टार्टिंग में अगर अपन बात करें कि भाई लाइट की बात करें, अपन किसकी बात करें? लाइट की बात करें तो अपन ने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई लाइट आपका क्या है? वेव है, वेव की तरह बिहेव करेगा। और उसके बाद कुछ टाइम बाद अपन ने बोला कि भाई कुछ हाइपोथेसिस या कुछ और एक्सपेरिमेंट किए, कुछ और थ्योरी आया। उसके बाद बोला कि भाई आपका लाइट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? आपका पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। इतनी चीज़ पता चला कि भाई स्टार्टिंग में लाइट को क्या बोला था अपन ने? वेव बोला। और कुछ टाइम बाद बोला कि भाई लाइट आपका किसकी तरह बिहेव करेगा? पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? पार्टिकल। तो अगर अपन सोचें कि भाई इसका रिवर्स भी पॉसिबल है क्या? क्या आपका पार्टिकल वेव हो सकता है क्या? पार्टिकल आपका वेव हो सकता है क्या? कैन पार्टिकल बिहेव लाइक वेव? तो इसकी बात किसने की? अपन बोलते हैं कि भाई इसकी बात लुइस डी ब्रॉय ने की। किसने की? लुइस डी ब्रॉय। अब अगर इसको प्रोनाउंस करें तो लिखा हुआ अपने को डी ब्रॉगली मिलता है, बट एक्चुअली होता क्या है आपका कि भाई इसका नाम क्या बोलते हैं अपन? लुइस डी ब्रॉय। क्या होगा? लुइस डी ब्रॉय या डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। नाम से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब अगर अपन बात करें कि भाई डी ब्रॉय ने क्या चीज़ें बताई, तो उसने क्या किया कि भाई अपना एक थ्योरी दिया। और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला कि भाई कोई भी पार्टिकल है उसका वेवलेंथ क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। और p क्या होगा? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होगा? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ये डी ब्रॉय ने अपना एक हाइपोथेसिस दिया, उसका एक फॉर्मूला हो गया। और इसमें कि भाई उसका अगर बात करें कि भाई ये कंफर्म कुछ टाइम बाद हुआ। डी ब्रॉय ने सिर्फ हाइपोथेसिस दिया, कुछ टाइम बाद आइंस्टाइन वगैरह आए, उन्होंने इस थ्योरी को क्या किया? प्रूव करके एक्सपेरिमेंट मतलब मैथमेटिकली प्रूव किया। इतनी चीज़ ठीक है? ठीक है। तो डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस का अगर स्टेटमेंट की बात करें तो उसने क्या बोला? एनीथिंग इन यूनिवर्स कैन बिहेव एज वेव एंड पार्टिकल डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेरिमेंट। क्या रहेगा आपका? कि भाई कोई भी पार्टिकल है वो आपका वेव भी हो सकता है, और क्या पॉसिबल है आपका? यूनिवर्स में कोई भी चीज़ हुआ वो आपका वेव भी हो सकता है, और आपका क्या रहेगा? आपका पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है। और वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन एक्सपेरिमेंट। कि भाई आप कौन सा एक्सपेरिमेंट कंडीशन बात कर रहे हो, उस पे ये चीज़ डिपेंड करेगा। और डी ब्रॉय ने क्या दिया? सिर्फ इसका हाइपोथेसिस दिया और इसके अलावा कोई बात नहीं की। और उसने क्या बोला? वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? h अपॉन p। तो अपन बोल सकते हैं वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आपका मोमेंटम। वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आपका मोमेंटम रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब अगली बात आती है कि भाई जो ये हाइपोथेसिस है वो मेनली आपका स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही बात करेंगे। अपन किसके लिए बात करेंगे? मेनली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही अपन बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अपन बात करें कि अगर आपके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा अपन ने बोल दिया टेनिस बॉल या क्रिकेट वाला आपके पास बॉल है। दोनों डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से अपन दोनों का वेवलेंथ बता सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा? आपका 9.1 इंटू 10⁻³ kg होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात करें तो वो आपका 10⁶ मीटर पर सेकेंड की रेंज का रहता है। और अगर टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल की बात करें तो उसका मास नॉर्मली क्या बोलते हैं? 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम। तो अपन बोलते हैं अप्रॉक्स क्या है? 100 ग्राम हुआ, या क्या बोल दिया? 0.1 kg बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्मल उसके स्पीड की बात करें तो स्पीड अपन कंसीडर करते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कुछ हुआ?
तो और अपने को पता ही है एच प्लांक्स कांस्टेंट रहता है, जिसका वैल्यू क्या होगा 6.626 इंटू 10⁻34 हुआ। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करो कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी क्या होगा आपका m इंटू वी हुआ। p इज इक्वल टू क्या लिखा, p इज नथिंग बट मास इंटू क्या होगा आपका वेलोसिटी। तो इसको सॉल्व किया तो वेवलेंथ कितना मिला आपको 725 नैनोमीटर। वेवलेंथ का वैल्यू क्या है आपका 725 नैनोमीटर। और अगर टेनिस बॉल के लिए बात करो तो वैल्यू क्या आएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻25 नैनोमीटर। तो अपने को क्या देखने को मिला कि भाई ये तो लैम्डा सिग्निफिकेंट वैल्यू है। और अगर टेनिस बॉल के लिए बात करें तो वेवलेंथ क्या आया, बहुत ही कम आया। तो अपन जो भी बात करते हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे बात करेंगे कि भाई डी ब्रॉय फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी किसके लिए बात करेंगे अपन, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए। लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए भी बात कर सकते हो बट उसका कोई सिग्निफिकेंस आपके पास नहीं रहेगा। अगर कोई बोले कि भाई इंसान रहेगा इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका भी वेवलेंथ बता सकते हो बट उसका वैल्यू बहुत ही कम रहेगा, तो अपन बोलेंगे कि भाई इसलिए उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस आप सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करोगे, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज करोगे। किसके लिए यूज करोगे, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही यूज करोगे। ठीक है, अब बात आती है कि भाई डी ब्रॉय ने तो हाइपोथेसिस दे दिया, अपना बता दिया कि भाई ऐसा कुछ, भाई साहब ऐसा कुछ स्टोरी है, ऐसा कुछ होना चाहिए कि भाई आपका लाइट है वो वेव है, तो पार्टिकल भी वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, तो पार्टिकल है वो भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग उसने अपना वेव लेंथ वगैरह का एक फॉर्मूला दिया। उसके बाद क्या बोला कि भाई थोड़े दिन बाद इस थ्योरी को प्रूव किया आइंस्टाइन ने। इस थ्योरी को प्रूव किसने किया, आइंस्टाइन ने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेसिस पे। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है आपका कि भाई उसमें फॉर्मूला दिया E² इज इक्वल टू m0² c4 प्लस p² c², ऐसा कुछ फॉर्मूला दिया। और यहाँ पे बोलते हैं कि भाई ये आपका फॉर्मूला आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। अब अपन बोलते हैं कि भाई यहाँ पे m0 क्या होगा आपका, रेस्ट मास होगा। m0 क्या होगा, रेस्ट मास होगा। अब रेस्ट मास और ये चीज़ें आप डिटेल से इनका फिजिक्स में पढ़ोगे, यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए केमिस्ट्री में 11th में फर्स्ट चैप्टर में अपन बात करते हैं। और अपन बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है आपका 0। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास क्या रहेगा आपका 0। और मोमेंटम पता ही है अपने को, p इज इक्वल टू क्या होगा आपका m इंटू वी हुआ। तो इससे अपने को पता चल गया E² इज इक्वल टू p² मल्टीप्लाई बाय c²। कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर रूट अगर ले लो तो क्या पता चला, E इज इक्वल टू क्या पता चला अपने को p मल्टीप्लाई बाय c। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, अब प्लांक्स थ्योरी अपने को पता ही है कि भाई E को क्या लिख सकते हो, जो भी आपका एनर्जी हुआ E को लिख सकते हैं अपन hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय c। और इसको सॉल्व करते हो तो अपने पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। लैम्डा इज इक्वल टू क्या है आपका h अपॉन p। ये वही फॉर्मूला आया जो किसने बोला कि भाई लुइस डी ब्रॉय ने अपनी हाइपोथेसिस में बताया। उसने क्या बोला था कि भाई आपके पास एनीथिंग, उसने क्या स्टेटमेंट दिया था, एनीथिंग इन यूनिवर्स कैन बिहेव एज वेव एज वेल एज पार्टिकल डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेरिमेंट। कि भाई आपका जो भी एक्सपेरिमेंट की बात करते हो उसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं कि भाई यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो आपका वेव भी हो सकता है और आपके पास पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट आई होप सब लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसी थ्योरी में कि कुछ और फॉर्मूला वगैरह, कुछ और रिलेशन भी आते हैं अपने पास। तो उसी सीरीज में सबसे पहला रिलेशन अपने पास रहता है कि भाई रिलेशन बिटवीन
काइनेटिक एनर्जी कि भाई सबसे पहला रिलेशन क्या होगा आपके पास, फर्स्ट पॉइंट में अपन बोलते हैं कि सबसे पहला रिलेशन होगा रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ कि भाई सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में अपन रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा आपका H अपॉन P को लिख सकते हैं अपन mv, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ mv स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ mv स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं अपन 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv स्क्वायर। दोनों साइड अगर आप मल्टीप्लाई किससे कर देते हो, मास से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो क्या आ जाएगा आपका 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका m v का होल स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अपने पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा कि भाई mv इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 2m 2 मास मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं है, यही वैल्यू आप क्या करते हैं अपन डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा आपका काइनेटिक एनर्जी, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी। और कई बार क्या आता है पेपर में डायरेक्टली रिलेशन आता है कि आपका अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय हाइपोथेसिस बताइए काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में आपके पास क्या रिलेशन रहेगा, काइनेटिक एनर्जी और किस में रिलेशन पूछा है अपने को, वेवलेंथ में क्या रिलेशन रहेगा। इतनी चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया, वो किसके लिए यूज़ करेंगे अपन, वेवलेंथ के लिए यूज़ करेंगे। किसके लिए यूज़ करेंगे, वेवलेंथ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक काम कीजिएगा, आप एक नोट करके एक और स्टेटमेंट लिखिए, एक नोट करके आप एक स्टेटमेंट लिखिए और उसमें अपन बोलते हैं, एक्चुअली ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट है बट फिर भी अपन यहाँ पे बात करते हैं। इसमें अपन लिखते हैं कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है Q, आप क्या बोलते हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल आपके पास क्या है Q, अगर उसको आप क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो आप, एक्सेलरेट कर रहे हो, किसके थ्रू, एक्सेलरेट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। एक क्या है आपके पास Q चार्ज का कोई पार्टिकल है, Q चार्ज का कोई पार्टिकल है, उसको क्या कर रहे हो आप, एक्सेलरेट कर रहे हो, किसके थ्रू, ए पोटेंशियल डिफरेंस, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या है v, और आप कंडीशन क्या बोल रहे हो, आप किससे उसको एक्सेलरेट कर रहे हो, रेस्ट से, कि भाई पहले इनिशियली रेस्ट पे था और उसको आप v वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट कर रहे हो। तो क्या होगा, तो इस केस में बोलते हैं अपन कि भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ, इस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू क्या होगा आपका Q इंटू वी, कि भाई आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना हो जाएगा आपका Q इंटू वी आपका रहेगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन हुआ तो बताइए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या रहता है, Q इज इक्वल टू -1। अगर ये प्रोटॉन हुआ तो क्या रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या रहता है, -e। अगर प्रोटॉन हुआ तो यहाँ पे Q का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका +e अपन कंसीडर करेंगे। तो कई बार रिलेशन आता है, उस टाइप के भी प्रॉब्लम अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कोई बोल दे कि भाई आपके पास बोल दे एक और एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, if it is accelerated from rest through a potential difference of v volt, through a potential difference of क्या होगा आपका v volt। तो आपको क्या बताना है, इसका वेवलेंथ बताना है। सबसे पहले बात आती है कि बताइए इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या रहता है, Q इज इक्वल टू क्या होगा आपका
ई होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी। काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा आपका, ई वी आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास, ई वी। और रिलेशन पता ही अपने को, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी क्या है, ई मल्टीप्लाई बाय वी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, ई मल्टीप्लाई बाय वी। एच का वैल्यू पता है, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो आपका सिर्फ और सिर्फ अननोन क्या है, वोल्टेज। सिर्फ और सिर्फ अननोन क्या है आपके पास, वोल्टेज। तो इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाय वी। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाय वी। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 150 क्या होगा आपका, अप्रॉक्स 12 पॉइंट समथिंग होगा। ये इसका वैल्यू लिखो तो क्या होगा, 12.25 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वी। और वेवलेंथ किस में होगा आपका, एंगस्ट्रॉम में रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई। अगर यहीं पे कोई बोल देता अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम, और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना बोलते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन का होगा। और मास की बात करें, मास कितना होगा, 4 इंटू मास ऑफ क्या होगा, प्रोटॉन। सेम फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला नोट वाला पॉइंट भी याद रहेगा कि अगर कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल है, अगर उसको एक्सेलरेट कर रहे हो किसके थ्रू, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट फ्रॉम रेस्ट, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा कि भाई अगर रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहे हो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा आपका, 0 रहेगा। तो अभी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा आपका, चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। चार्ज मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा अपने पास, वोल्टेज रहेगा। क्लियर हुआ इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसका एक और चीज़ रहता है, एक और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है अपने पास। उसमें क्या बोलते हैं कि भाई एक और नोट करके एक और स्टेटमेंट लिखिए। उसमें अपने पास क्या आता है, नंबर ऑफ वेव कंप्लीटेड बाय इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। कि भाई nth ऑर्बिट में बात करें कि भाई nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना वेव रहेगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा आपका n। कि भाई 4th ऑर्बिट हुआ तो बताइए कितनी वेव मिलेगी अपने को, 4। 3rd ऑर्बिट हुआ तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितना होगा आपका, 3। जेई 2013 या 14 में आपके पास इसका क्वेश्चन भी आया था कि 3rd ऑर्बिट में नंबर ऑफ वेव बताइए, तो कितना होगा आपका, n इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हुआ। और इसका एक और रिलेशन रहता है कि अगर अपन बात करें कि भाई वो क्या आएगा आपका, 2πr इज इक्वल टू क्या होगा आपका, n लैम्डा। 2πr इज इक्वल टू क्या होगा, n लैम्डा। r क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। r क्या होगा आपके पास, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। आई होप थ्योरी वाला पार्ट सब लोगों को क्लियर हुआ कि भाई ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में क्या बोलते हैं अपन, कि अपन बोलते हैं कोई भी पार्ट, कोई भी आपका अगर बात करें यूनिवर्स में कोई भी चीज़ रहेगी वो आपका वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है और आपका पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर। अगली बात क्या बोली कि भाई स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही सिग्निफिकेंस रहेगा, अदरवाइज लार्ज ऑब्जेक्ट में कोई इसका मीनिंग नहीं रहता। क्यों हुआ, क्योंकि वेवलेंथ का वैल्यू क्या आया आपके पास, बहुत ही कम आया। फिर इसके डेरिवेशन की बात की। फिर एक और अपन ने नोट करके क्या लिखा था, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये थोड़ा फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट आता है, बट फिर भी याद रख सकते हो आप
कि क्यू चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। उसके करस्पॉन्डिंग अपन ने इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ का एक फॉर्मूला बता दिया था, और यहाँ पे डायरेक्टली लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 150/v। और अगर इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और ऑब्जेक्ट रहता तो आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ भी बोला था कि भाई नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड बाय इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू क्या होगा आपका n। इतनी चीज़ क्लियर हुई सब लोगों के। अभी अपन बात करते हैं कि डिब्रॉय इक्वेशन से किस टाइप के अपने पास क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एक एनसीईआरटी का एग्जांपल अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अपने को क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल, मास उसका दिया हुआ है, वेलोसिटी उसको दिया हुआ है, तो उसका वेवलेंथ बताना है। अपने को पता है डिब्रॉय हाइपोथेसिस से लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू वी। h प्लैंक्स कांस्टेंट रहता है, m मास होगा, v क्या होगा आपका वेलोसिटी। CGS MKS यूनिट अपन ने यूज़ किया है, उसके बेसिस पे लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास किसका वैल्यू आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। आई होप फर्स्ट एग्जाम्पल सब लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10⁻⁻31 kg, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो आपको क्या बताना है, वेवलेंथ बताना है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं अपने पास। पहला तो क्या है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट भी अपने को पता है, तो अगर सबकी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व कर लेना, आपका आंसर क्या आएगा 896.7 नैनोमीटर। या अगर आप कैलकुलेटर नहीं यूज़ करते हो तो आपका आंसर 900 नैनोमीटर। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा 900 नैनोमीटर। एक और चीज़, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आप अवॉइड करना कैलकुलेटर यूज़ करने का। ये तो आ गया आपका मेथड 1। अब अगर मेथड 2 की बात करें कि भाई अपन लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी है, तो आपका हाफ mv² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, हाफ mv² इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻25। इसको सॉल्व किया तो v² इज इक्वल टू 2 इंटू, या मान लो काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिख के सॉल्व करते हैं, v² इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय मास। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करना, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। फिर नेक्स्ट फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करना, पर बेटर क्या रहेगा आपका फर्स्ट मेथड, जिसमें अपन क्या करते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ एनसीईआरटी का सेकेंड एग्जाम्पल भी। आई होप किसी की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, एक और चीज़ बताओ कि भाई डिब्रॉय हाइपोथेसिस में अपन ने बात किया था कि जो भी फॉर्मूला जो भी बात करते हैं वो अपन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही बात करते हैं, क्योंकि इनके लिए अगर लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए बात करो तो वेवलेंथ आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक और आपका न्यूमेरिकल है, इसमें दिया हुआ है फाइंड वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ डस्ट पार्टिकल जिसका मास दिया हुआ है मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है आपके पास और क्या दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आएगा आपका 6.62 इंटू 10⁻⁻31। और इतना कम वेवलेंथ आया है तो आप क्या बोलोगे, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। इसीलिए अपन ने लिखा था कि भाई आपके पास कि डिब्रॉय वेवलेंथ की जब भी बात आएगी
तो जो डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट रहेंगे उनके लिए अपन बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रहता, क्योंकि इस फॉर्मूले का वहाँ पे कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रहता। सिर्फ और सिर्फ लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए ही अपन डी ब्रॉय हाइपोथेसिस या डी ब्रॉय वेवलेंथ की बात करते, सॉरी लार्ज नहीं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही डी ब्रॉय हाइपोथेसिस की बात करते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपने को क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद करो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था, काइनेटिक एनर्जी अपन ने क्या फॉर्मूला लिखा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय क्या होगा आपका वोल्टेज। वोल्टेज सेम है तो डिफरेंस किसका आएगा, सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा, चार्ज का आएगा। अल्फा पार्टिकल पे थोड़ी देर पहले ही बोला था, अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल मतलब +2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, और मास की बात करें तो क्या होगा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की बात करें तो चार्ज क्या होगा प्रोटॉन का +E, मास क्या होगा मास ऑफ प्रोटॉन। और वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखा था h/√2 इंटू मास मल्टीप्लाई बाय क्या आया था आपका, एग्जैक्ट फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू h/2 इंटू मास इंटू क्या था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा आपका, चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, और अगर वोल्टेज सेम है तो कोई दिक्कत आएगा क्या आपके पास, नहीं। डायरेक्टली अपन क्या कर देंगे कि भाई इसमें सिर्फ डिफरेंस आ रहा है आपका, कि भाई अपन बोल सकते हैं डिफरेंस आ रहा है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, आपका चार्ज मल्टीप्लाई बाय मास। तो आपका रेशियो क्या आएगा आपका 1/2√2। रेशियो क्या आएगा आपका 1/2√2, क्योंकि पता है ना कि भाई आप अल्फा पार्टिकल का मतलब पॉजिटिवली चार्ज हीलियम, हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो क्या बनेगा आपका अल्फा पार्टिकल रहेगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है, पहले अपन ही वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अपने को दिया हुआ है एन इलेक्ट्रॉन हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट। तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, अगर आप 4 पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करोगे तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा आपका वापस से इंक्रीज कर जाएगा। तो अभी कितना एनर्जी आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। एनर्जी कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फॉर्मूला भी बता सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2 इंटू m इंटू ई इंटू, मतलब यहाँ पे ई की जगह काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ई की जगह 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये लिखा था। अब अगर इसको आप याद करो एक फॉर्मूला और लिखा था अपने डायरेक्टली लैम्डा इज इक्वल टू √150/v। v का मतलब कितने वोल्टेज से आप एक्सेलरेट कर रहे हो अगर रेस्ट पे है। पहले से 6 है 4 से एक्सेलरेट कर दिया तो अभी 10 हो गया। अगर मान लेते पहले रेस्ट पे होता तो अभी कितने से, अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने को चाहिए तो कितने वोल्टेज से एक्सेलरेट करना पड़ता 10 वोल्ट। तो बेटर रहता इसको मॉडिफाई कर देते क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग और डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते 150/10, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा आपका 15। अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 15। आई होप ये वाला एग्जाम्पल समझे सारे लोग। तो जब भी ऐसा लैंग्वेज का क्वेश्चन आए आप थोड़ा सोचना कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ये भी यूज़ करके, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके भी आंसर बता सकते हो, बट इसमें कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी हो जाएगा। और वही 10 काइनेटिक एनर्जी अगर रेस्ट पे होता तो कितने वोल्ट से एक्सेलरेट करना रहता 10 वोल्ट। तो डायरेक्टली अपन ने क्या किया स्क्वायर रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाय क्या आया आपका 10। समझे इतनी चीज़, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है
the de Broglie wavelength of electron in second orbit of lithium ion will be equal to de Broglie wavelength of electron in की भी कौन से ऑर्बिट में आपका इक्वल रहेगा। तो अपने को पता है de Broglie में क्या बोलते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका, वेलोसिटी। और वेलोसिटी अपन ने लिखा था जब बोहर मॉडल पढ़ा था, z अपॉन n। वेलोसिटी क्या होगा, z अपॉन n होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड आयन ऑफ ये दिया हुआ है सेकेंड ऑर्बिट, इसका मतलब n इज इक्वल टू 2। लिथियम के लिए z इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, 3 आएगा। तो वेलोसिटी के लिए रेशियो क्या आएगा आपका, 3/2। इनमें से देख लो किसके लिए रेशियो आपका 3/2 आ रहा है, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर रहेगा। यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, 1/3 नहीं होगा। यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, 6/4 इज इक्वल टू 3/2 ये रहेगा। यहाँ पे रेशियो क्या आएगा आपका कि 4/6 ये भी नहीं रहेगा। यहाँ पे रेशियो क्या आएगा 2/3 तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, n इज इक्वल टू 5 ऑफ कार्बन आयन, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 4 एंड कार्बन आयन। क्लियर हुआ। और बोहर मॉडल क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपके पास लिथियम आयन है। लिथियम आयन में भी क्या बोल रहे हैं अपने पास क्या है, सिंगल। लिथियम आयन में भी क्या बात कर रहे हैं अपन, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अपन किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक आपका लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली आई गेस ये जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है शायद, जहाँ तक मेरे को याद है, ठीक है। अब बात करते हैं, इन्होंने क्या बोला है कि भाई इलेक्ट्रॉन इनिशियली क्या है आपका, रेस्ट पे है, और इसको क्या कर रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन इनिशियली रेस्ट पे है, इसको एक्सेलरेट कर रहे हो थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, और तब इससे एसोसिएटेड वेवलेंथ कितना है, लैम्डा 1। तो आप लिख सकते हो लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 150 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे 150/100 आया। लैम्डा 2 की बात करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 100 डिवाइडेड बाय लैम्डा 3, सॉरी 100 क्यों होगा, 150/v 150/v, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि देन इट गेट रिटार्डेड थ्रू वोल्टेज ऑफ 19। तो पहले 100 था, अब अगर 19 से रिटार्ड कर देते हो तो अभी वोल्टेज कितना होगा आपका 81 डिवाइडेड बाय कितना आएगा आपका 81। उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ क्या है आपका लैम्डा 2। आफ्टर ए फर्दर रिटार्डेशन थ्रू 32 वोल्ट, कि भाई 81 में से 32 और आप अगर वोल्टेज कम कर देते तो ये वैल्यू कितना आएगा आपका 49। ये वैल्यू क्या आएगा आपका 49। तो आपको पूछा है कि बताइए 3 - 2 - 1 तो क्या होगा, 3 का वैल्यू कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ 150/49 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 150/81 स्क्वायर रूट ऑफ 150/100। तो इसका वैल्यू 1/7 माइनस 1/9/1/10। इसको सॉल्व करोगे 9 इसको सॉल्व किया तो अपने पास आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू 20/63। आपके पास वैल्यू क्या आएगा 20/63। आप खुद से भी सॉल्व करना, आपका आंसर क्या रहेगा आपका सेम। आंसर क्या रहेगा अपने पास सेम। आई होप de Broglie हाइपोथेसिस और उससे रिलेटेड क्या थ्योरी वाला पार्ट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सब लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक होमवर्क में भी क्वेश्चन लिखिए आप। एक होमवर्क में क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सैंपल इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ए फोटोन ऑफ
energy 8 electron volt is used to excite the hydrogen sample, then find wavelength। कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को बेसिकली करना क्या है, उसका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी पता चल गया तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना। ठीक है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, बट आप ट्राई करना अपने आप से कि भाई इसका वैल्यू क्या रहेगा। ठीक है।